हाँ तो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। एंड जो ज्योग्राफी का हमने फर्स्ट चैप्टर किया था सोलर सिस्टम, उसके बाद हम करेंगे सेकंड चैप्टर, और ये है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर का चैप्टर है, लॉन्ग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो सब जितने भी देख हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे यहाँ पर देख सकते हैं। एंड जो भी इंग्लिश मीडियम का है, उनके लिए तो सर ने डाल ही रखी है, तो उनको तो प्रॉब्लम आती नहीं है। बट जो हिंदी मीडियम के, उनको प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स ज़्यादातर इंग्लिश में सर लिखते हैं, इंग्लिश में, तो इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव है कि हिंदी में सबको एक्सप्लेन कर दूँ, एंड उसी तरीके से जैसे सर ने समझाया है। ठीक है, कंप्लीट, कोई फालतू का इसमें कोई बात नहीं होगी। सीधा हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर को एंड ओवर कर देंगे वीडियो को। ठीक है, कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना मैक्स लेवल तक लेके चलूँ। बाकी आप लोगों की फोकस के ऊपर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर और ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चाहिए अपने रिवीजन के लिए, बिकॉज जीके के जो कोर चैप्टर्स हैं, कोर टॉपिक्स मतलब सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो ठीक है, ये चारों हमारे कंप्लीट, हमको ऐसे इमेज इनकी जो हमारे ब्रेन में फिट होनी चाहिए, तो इसलिए हमको इनको पहले कंप्लीट कर लेना है। एंड एग्ज़ाम प्रोबेबली जून या जुलाई में होगा, तो उससे पहले हम सारी कंप्लीट जीके कंप्लीट कर लेंगे। एंड मैं पहले जो इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, जिससे आप उसको या तो पहले रिवाइज़ कर लें, या फिर अगर मैंने कराई तो यहाँ पे करके फिर वापस रिवाइज़ कर लें, वहाँ पे नोट्स भी अपलोडेड हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हमारी अर्थ। तो क्या है कि पृथ्वी का जो आकार कैसा है, वो आकृति चपटा है। ठीक है, या गोलाकार। चपटा गोलाकार मतलब कैसा है, ओवल। देखो इस टाइप का है, गोल ऐसा होता है ना। चपटाकार थोड़ा इस तरीके का होता है, जो यहाँ से ध्रुवों पे से ऐसे इस तरीके के है ना। तो ध्रुवों पे से ऐसा क्या है, थोड़ा थोड़ा चपटा हुआ है ना, ऊपर से थोड़ा उभरा हुआ। ठीक है, तो क्या है, ऊपर और नीचे से तो क्या है, थोड़ा चपटा है, और ध्रुवों से क्या है, बीच में थोड़ा उभरा हुआ है। वही बीच मतलब ध्रुवों पर। ठीक है, कारण क्या है इसका, अभिकेंद्रीय बल, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है तो क्या लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। अभिकेंद्रीय बल किसका लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, तो ये अभिकेंद्रीय बल के यहाँ से सूर्य का लग रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या होती है, चपटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पृथ्वी की रेडियस पे, त्रिज्या पर। तो देखो, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखी है, भूमध्य रेखी यानी बीच वाली जो रेडियस होती है ना भूमध्य रेखा पर, जैसे ये हमारी अर्थ है इस तरीके, सॉरी ये तो यहाँ से थोड़ी उभरी हुई है, तो जो ये रेडियस होगी उभरी हुई से ज़्यादा होगी, ये रेडियस थोड़ी कम होगी ना, बिकॉज यहाँ से चपटी है। तो क्या होती है कि जो हमारी जो कहाँ पे ध्रुव की होती है ना, ध्रुव की, ये तो भूमध्य रेखा हो गई है ना, और ये क्या हो गया, ध्रुव हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए ना। तो जो ध्रुवीय होती है वो क्या होती है, थोड़ी कम होती है, और ये होती है ना भूमध्य रेखा की, इक्वेटर वाली, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़ हम। तो जो भूमध्य रेखा कितनी होती है, 63-78, एंड जो ध्रुवों की होती है ऊपर की, वो क्या होती है, थोड़ी कम होती है, 63-57। तो हम अगर एवरेज देखेंगे तो कितनी होती है, 63-71 होती है। फिर आ जाता है रेडियस, पृथ्वी की, सॉरी सरकमफ्रेंस, पृथ्वी की परिधि पर। तो ध्रुवीय में कितनी होती है, 40,007। वही ध्रुवों की सरकमफ्रेंस कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा होगी नहीं, ध्रुवों की कम होगी, बिकॉज ऑफ चपटा होने के कारण। तो 40,007.863 किलोमीटर। एंड फिर उसके बाद है भूमध्य रेखा कितनी है, 40,075 किलोमीटर। ठीक है, तो औसत कितनी हुई, 40,040 किलोमीटर। फिर आ जाते हैं हम लोग, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ एक कि जो भूमध्य रेखीय गति होती है वो क्या होती है, ध्रुवीय गति से ज़्यादा होती है इनकी। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि जो भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और ध्रुवों पर क्या है, चपटी हुई। अब देखो पृथ्वी का वास्तविक आकार, तो देखो भू भूमापन यानी भूमापन होता है ना, जियो डेसी को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वो कैब में भी आता है काफ़ी बार, तो इसको देख लो कि वह विज्ञान जो पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष से उसकी दिशा और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को सटीक रूप से मापने और समझाने में से संबंधित है, उसको क्या बोलते हैं, भूमापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, भूमापन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे आएंगे पृथ्वी का घूर्णन। देखो घूर्णन क्या होता है,
घूर्णन तो होता है जो खुद के अक्ष पे कर किया जाता है ना। और परिक्रमण होता है किसी पिंड को साक्षी मानकर, यानी किसी पिंड के चारों ओर जो परिक्रमा की जाती है उसको परिक्रमण, परिक्रमा से परिक्रमण हो गया। घूर्णन यानी घूम रहा है, यानी अक्ष पर घूमता है। दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। तो पृथ्वी के घूर्णन के बारे में देखेंगे हम लोग पहले। तो पृथ्वी के घूर्णन के बारे में देखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमती है, ठीक है, वामावर्त घूमती है। वामावर्त मतलब कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब घूम रही है तो कैसे घूमेगी, बताओ कैसे घूमेगी? एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक। वामावर्त, वामावर्त का मतलब है कि पश्चिम से पूरब की ओर आ रही है, तो पश्चिम से पूरब तो ऐसे जाएगा ना, ठीक है। और क्लॉकवाइज ये होता है, सॉरी एंटी क्लॉक ये होता है, ये क्लॉकवाइज होता है ना, तो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पृथ्वी का एक घूर्णन कितने में? 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड में होता है, ठीक है। अब दिन और रात होते हैं, रात की घटना पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है, और घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। क्यों होती है? क्योंकि घूर्णन गति देखो भूमध्य रेखा पर अधिकतम क्यों होती है? क्योंकि भूमध्य रेखा उभरी हुई है, और अगर उभरी हुई है तो क्या करेगा? वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो क्या करता है कि उसको पकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। जैसे ये पृथ्वी है, अब ये क्या है? भूमध्य रेखा की गति है, यहाँ से घूम रही है ये, जैसे इस तरीके से झुकी हुई है, ये इसका अक्ष हो गया पूरा, ये इस तरीके से रहती है, इस तरीके से। अब ये घूम रही है यहाँ से इस तो देखो यहाँ से घूमने में, इस तरीके से घूमने में ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर ये ध्रुवों से इस तरीके से घूमेगी ना, तो क्या है कि दोनों साइड का क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पोल से तो क्या है? हल्की है, बट इधर से क्या है? चपटी हुई। तो क्या है, इनका ये इधर से एरिया ज़्यादा कवर कर रही है, तो क्या करेगी? घूमने में क्या करेगी? गति कम हो जाएगी। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है? ज़्यादा एंड अधिकतम, और ध्रुवों पर बहुत ही न्यूनतम होती है इसकी, ठीक है। फिर आ जाते हैं परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। कौन सी कक्षाओं में? दीर्घवृत्ताकार। एक परिक्रमण में 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट लगता है, ठीक है। कक्षीय गति क्या है? तो जो पृथ्वी की जो कक्षीय गति होती है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। याद रखेंगे, किलोमीटर पर आवर नहीं, किलोमीटर पर सेकंड। बुध की कक्षीय गति अधिकतम होती है ना। और वरुण की जो कक्षीय गति है, बुध की सबसे ज़्यादा है ना, और वरुण की कितनी होती है? सबसे कम होती है। कुछ 265 ईयर्स लगते हैं इसको, और इसको कितने लगते हैं? 88 दिन मात्र बुध को। ऋतुओं की घटना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की उसकी परिक्रमा के कारण होती है, ऋतु की घटना। और धुरी में झुकाव के कारण होती है क्या? ऋतुओं की घटना। अब देखो, देखते हैं हम नेक्स्ट कि सूर्य और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी देखते हैं। तो देखो, सूर्य ग्रह की कक्षा में वह बिंदु है, सूर्य के निकट होता है। सबसे निकट कौन सा होता है ग्रहों की कक्षा में? जब कोई भी वह बिंदु जब सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है, तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं उस बिंदु को, ठीक है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 3 जनवरी को, ठीक है। 147 मिलियन किलोमीटर सबसे निकट, ठीक। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है, अपसौर, ठीक है ना। और अपसौर में 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है, 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग चंद्रमा। तो चंद्रमा की कक्षा में वह बिंदु जब पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे बोलते हैं उपभू या पेरिगी। ये पेरिगी है ना, ये वोकैब के वर्ड है, पेरिगी और अपोगी। देखो, पेरिगी की स्पेलिंग होती है ये, पेरिगी, और अपोगी की होती है APODGEE, ठीक है। तो ये दोनों, पेरिगी मतलब क्या है? पैरी यानी परी, परे यानी दूर, उपभू पर है ना, यहाँ पे क्या है? निकट है सबसे ज़्यादा, है ना। और अपोजी, पेरिजी और अपोजी, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट उपभू कहलाता है। इस समय चंद्रमा आकाश में सबसे बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जितना निकट उतना बड़ा। और जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर होता है तो अपभू यानी अपोजी कहा जाता है। इस समय चंद्रमा का ज्वार भाटा बल कम होता है, और ज्वार भाटा औसत से कम होता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव कितना है? तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है 23 डिग्री 5 मिनट। कितना? 23 डिग्री 5 मिनट। और पृथ्वी का अपने कक्षीय तल पर कितना झुकाव है? ये देखो, ये तो अक्षीय तल पर हो गया, 23 डिग्री 5 मिनट है। कितना? 23 डिग्री 5 मिनट। और जो कक्षीय पर कितना है? 66 डिग्री 5 मिनट किस पे? कक्ष पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एक सेकंड रुकना, सॉरी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से।
कि अब देखेंगे हम अक्षांशों के बारे में, वो कि अक्षांश क्या होता है, ठीक है। तो देखो अक्षांशों के बारे में देखेंगे तो क्या है कि ये ग्लोब पर पूरब से पश्चिम से चलने वाली रेखाएं होती है। ये देखो पूरब से पश्चिम पर चल रही है ना, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, सारी, ठीक है। और ये क्या होती है, भूमध्य रेखा से किसी स्थान से कोणीय दूरी की निर्धारित करती है। भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी निर्धारित करती है, भूमध्य रेखा ये होती है, उसके बाद सारी अक्षांश है, ठीक है ना। और कुल अक्षांश कितनी होती है, 181 अक्षांश होती है टोटल, ठीक है। कितनी होती है, 181। और जो 1 डिग्री अक्षांश होती है ना, वो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। 1 डिग्री अक्षांश होती है वो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। फिर आ जाते हैं अक्षांश में जो व्रत होते हैं वो कितने होते हैं, 179। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक की सभी समांतर रेखाएं अक्षांश कहलाती है, समानांतर रेखाएं कहलाती है, सारी जितनी भी है ना इस तरीके की सारी समानांतर होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं देशांतर। देशांतर क्या होती है, देखो देशांतर रेखा इस तरीके की होती है, खड़ी खड़ी रेखा है ना सारी, ये देशांतर है। अक्षांश कैसे होंगी, अक्षांश रेखा ऐसे होंगी, ठीक है। और ये देशांतर रेखाएं हो जाती, इस तरीके से हमारा ग्लोब बनता है। ग्लोब देखो ये देशांतर है, ये देशांतर है, ये देशांतर है, ये देशांतर है, तरह। फिर ये ग्लोब ऐसे बनता है अक्षांश रेखाओं से, ठीक है, समझे। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि जो सबसे बड़ा अक्षांश होता है ना वो भूमध्य रेखा होती है, सबसे छोटा अक्षांश ध्रुव होता है, ठीक है। कर्क रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा को 23, देखो ये रहा, ठीक है। अर्थ, सॉरी फॉर द चित्र को ऐसे समझ लेना यार, चित्र थोड़ा ऐसे ही बनेगा, इस तरीके से रहते हैं। तो देखो ये भूमध्य है, ये भूमध्य रेखा है, ये वाली भूमध्य है। फिर ये रेखा है ना ऊपर उत्तर में, ये है कर्क, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है इसके जस्ट नीचे वाली जो है ये कौन सी है, मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है। फिर आर्कटिक व्रत, ये आर्कटिक व्रत है। आर्कटिक व्रत मतलब ये इन दोनों के बीच का जो भाग है ना, ये आर्कटिक व्रत है, ये वाला है ना। तो ये कितना है, 66.5 डिग्री उत्तर। और अंटार्कटिक व्रत नीचे होता है, 66.5 डिग्री दक्षिण। और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 63-78, हमने देख लिया है स्टार्टिंग में। अब आ जाते हैं देशांतर पे। देखो देशांतरों के बारे में देखेंगे तो क्या होता है कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण में खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी होती है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, कितनी, 111.32, ठीक है। कुल देशांतर कितनी होती है, 360। दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, गौर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है 180 डिग्री पर होती है, 180 डिग्री देशांतर पर होती है, ठीक है। और जो प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर पर है, ठीक है। देशांतर क्या है, इसे ग्रीनविच माध्य समय भी कहा जाता है। ये कौन कौन से स्थानों से होकर गुजरती है, जो हमारी जो मेरीटाइम जो लाइन है ना, जिसके हिसाब से हम लोग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, वो देखो तो कहाँ से गुजरती है। सबसे पहला है बुर्किना फासो 1, स्पेन 2, फ्रांस 3, घाना 4, अल्जीरिया 5, माली 6, टोगो 7, यूके 8, इनसे होकर गुजरती है। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखा के व्यास के बीच कितना अंतर होता है, 42 से 44 किलोमीटर, ठीक है। ग्रीनविच मानक रेखा को देखेंगे तो ये क्या है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तीनों से। देखो पहला तो यूरोप, दूसरा अफ्रीका और तीसरा अंटार्कटिका, ठीक है। तो 3 महाद्वीप से वो। और प्राइम मेरिडियन है, प्रधान मध्याह्न के नाम से जानी जाती है, ये क्या है, प्राइम मेरिडियन। इसके हिसाब से देखो, अब इसके हम इधर जाते हैं ना, इधर जाते हैं तो क्या होता है, इधर जाते हैं तो टाइम माइनस हो जाता है, मतलब हम क्या होते हैं पास्ट में, मतलब 5.5 घंटे कुछ ऐसे हम पीछे पहुंच जाते हैं समय के। और यहाँ आते हैं तो 5.5 घंटे आगे आ जाते हैं हम टाइम के, ठीक है। तो इसलिए जो अमेरिका है उसका टाइम हमसे पीछे चल रहा है, और यहाँ पर टाइम जो वेस्ट है मतलब ईस्ट है उसका टाइम आगे चल रहा है, समझे ना, ओके। फिर आ जाते हैं हम लोग भारतीय मानक समय। भारत में कौन सा समय आता है, तो देखो भारत में हम जो समय कैलकुलेट करते हैं ना, वो करते हैं 82.5 डिग्री देशांतर पर, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड में ये कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन सा, देखो यूपी से गुजर रही है पहली, दूसरी एमपी से गुजर रही है, ठीक है, तीसरी आंध्र प्रदेश से गुजर रही है, चौथी मिर्ज़ापुर कहाँ पे है, यूपी के अंदर मिर्ज़ापुर से है ना, एक चौथी छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है, ओडिशा के उस 5 जगह से होकर गुजर रही है, ठीक है। और एक इसमें एक चीज़ और थी कि
ये छत्तीसगढ़ में जहाँ मिलती है ना उसको कुछ बोलते हैं, उसको बताऊंगा बाद में। अमेरिका में कितने हैं टोटल? 6 समय क्षेत्र है। भारत और चीन में एक एक ही है, रूस में 11 है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा 13। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग वृहत व्रत की अवधारणा, जो किसमें होती है? देशांतर में होती है। तो देखो पहले अंतर्राष्ट्रीय तिथि के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो प्रशांत महासागर से गुजरने वाली काल्पनिक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, जो मैंने बताया, यानी इधर जा रहा है, जैसे जापान से अमेरिका की ओर, तो क्या होता है? एक दिन घट जाता है, यानी कि वो कहाँ चल जाता है? पास्ट में चला जाता है, अर्थात व्यक्ति को एक दिन का लाभ हो जाता है। ठीक है, इसके विपरीत अगर इस दिशा में आएगा, पूर्व से पश्चिम ऐसे आएगा, तो क्या होगा? दिन बढ़ जाएगा, यानी 5.5 घंटे कुछ ऐसे बढ़ जाते हैं। समझे? अब देख लेते हैं हम लोग वृहत व्रत। तो वृहत व्रत क्या होता है कि सबसे बड़ा व्रत होता है जिसमें गोले के चारों ओर खींचा जा सकता है, सबसे बड़ा व्रत। यह व्रत 2 बराबर भागों में विभाजित करता है गोलार्ध को, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उसको वृहत व्रत बोलते हैं। सभी देशांतर होते हैं वो वृहत व्रत होते हैं, लेकिन जो अक्षांश है ना वो भूमध्य रेखा ही एक अक्षांश ही माना जाता है, और वो भी भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक है, वो केवल वृहत व्रत होता है। ठीक है, बाकी सारों की लंबाई होती है ना वो मतलब कम होती है, और ये 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं गोलार्ध। तो देखो 2 बराबर गोलार्धों में भूमध्य रेखा यह ग्लोब को 2 में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी में। प्रधान मध्याह्न रेखा है, यह ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी में। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हमारा भारत किस में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी कि जैसे ये पूरा गोलार्ध है तो भारत कहाँ पे है? ये जैसे ये तो भूमध्य रेखा ने बांट दिया, और ये किसने बांट दिया? प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न ने। तो भारत कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी में, यानी कि भारत यहाँ है। समझ गए? फिर अयनांत। अयनांत क्या होते हैं? देखो अयनांत होती है खगोलीय घटना। ठीक है, जो वर्ष में 2 बार होती है। जो सूर्य आकाश में सबसे अपने उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर पहुंच जाता है ना। कौन से? सूर्य अपने उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष का सबसे लंबा दिन या सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अयनांत। अब देखो अयनांत कब कब घटित होते हैं, हम दोनों के बारे में पढ़ लेंगे, ग्रीष्म और शीत। तो देखो ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है, और शीत अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को दिसंबर में सर्दी रहती है और जून में गर्मी रहती है। तो ग्रीष्म कब? ग्रीष्म जून में 21 जून, और 22 दिसंबर को क्या? शीत। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, किसमें? ग्रीष्म में। और उत्तरी गोलार्ध में होती है घटना। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा शीत में। सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं वो सीधे सिर के ऊपर कर्क रेखा पर पड़ती है, और जो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें सीधे कहाँ पड़ेगी? मकर रेखा पर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में तो क्या है? सबसे छोटा दिन है, तो सीधे कहाँ पड़ेगी? मकर रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी पड़ती है, और यहाँ क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, क्योंकि मकर रेखा पर पड़ रही है। मकर रेखा कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में। फिर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार सूर्योदय होता है। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार सूर्योदय होता है। दोनों में क्या होता है? उत्तरी ध्रुव पर लगातार सूर्योदय होता है 6 महीने में अयनांत में। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आ जाता है विषुव। विषुव क्या होता है? वह समय होता है जब आकाश में सूर्य का स्पष्ट पथ भूमध्य रेखा को पार करता है, जिससे दिन और रात की अवधि लगभग बराबर हो जाती है। तो वसंत का विषुव होता है तो 21 मार्च जो वसंत ऋतु में आता है, और शरद का होता है जो 23 सितंबर शरद ऋतु में आता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है? तो देखो जब क्या होता है कि जो चंद्रमा है ना पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है ना, तो पृथ्वी पर क्या डालता है? छाया डालता है सूर्य की, है ना। सूर्य की छाया डालता है, तो ऐसे में अमावस्या के दौरान हो सकता है ये, है ना। तो तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। समझे? तो इस तरीके से होता है। देखो जैसे इसकी यहाँ गई तो पृथ्वी पर छाया ही जाएगी ना इसकी, तो ये क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया। फिर आ जाते हैं चंद्र ग्रहण पर। जब क्या होता है? यह तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जिससे चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। ये देखो ये पड़ रही है, ये छाया पड़ रही है। तो ऐसे में पूर्णिमा के दौरान ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा में ही चंद्रमा हमको तो पूरा दिखेगा, और जो सूर्य की रोशनी है वो भी हमारे ऊपर आएगी पूरी। तो ये होता कब है बताओ? होगा कब ये? दिन में होगा या रात में होगा? दिन में होता है चंद्र ग्रहण, हमेशा याद रखना, है ना। और सूर्य ग्रहण कब होता है? वो भी दिन में ही होता है। मे भी हो सकता है रात में भी हो, पर वो ऐसे टाइम पे होता है जब क्योंकि सूर्य का हमको दिखना कंपलसरी होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग लाल चांद। लाल चांद कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को रोक लेती है, तो प्रकाश अववर्तन होता है।
तो इसे नीला रंग जो अधिक बिखरता है गायब हो जाता है, किससे? प्रकाश अपवर्तन से। वही पृथ्वी होती है वो क्या है, सूर्य के प्रकाश को रोकती है, प्रकाश अपवर्तन होता है। तो क्या होता है, इससे नीला रंग है ना होता है ना, तो नीला रंग क्या होता है, अब नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य अधिक होती है तो क्या होता है, वो ज़्यादा बिखरता है ना, जो ज़्यादा बिखरता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि और लाल प्रकाश जो कम बिखरता है वो चंद्रमा तक पहुंच जाता है, समझ गए। फिर आता है सुपर मून। सुपर मून तब होता है जब पूर्णिमा अमावस्या के दौरान चंद्रमा की कक्षा के तीव्र सबसे निकट आती है, ठीक है। चंद्रमा का अपने सामान्य आकार से बड़ा दिखाई देता है, तो क्या होता है, सुपर मून। और ब्लू मून कब आता है? ब्लू मून यानी नील चंद्र, जब एक ही माह के कैलेंडर में क्या होती है, 2 पूर्णिमाएं होती है। जब सूर्य और चंद्रमा तीनों सीधी रेखा में संरेखित होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, युति, वियुति या सिजिगी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और 2 प्रकार की सिजिगी होती है, सिजिगी संयोजन और सिजिगी विरोध। फिर आ जाते हैं हम लोग क्षेत्रों पर। देखो अब मैंने आपको बताया था ना, तो देखो ये क्या है, अर्थ है। अब इसमें ये भूमध्य रेखा हो गई, ये नीचे की मकर रेखा हो गई, फिर ये ऊपर की कर्क रेखा हो गई। तो देखो ये जो ऊपर का होता है ना, ये कौन सा, एक मिनट रुको, हाँ, तो ये जो होता है ना, ये तो आर्कटिक व्रत होता है, ये अंटार्कटिक व्रत होता है, ये शीत क्षेत्र, उष्ण क्षेत्र होता है, ये शीत क्षेत्र होता है, और फिर ये दोनों शीतोष्ण क्षेत्र होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती है, कहाँ पे, उष्ण क्षेत्र में, कारण क्या होता है, सबसे गर्म होता है, यह कटिबंधों के बीच में, उष्ण कटिबंधों के बीच में मौजूद होता है। समशीतोष्ण क्या है, कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत, मैंने बताया ना, आर्कटिक व्रत और कर्क रेखा के बीच में समशीतोष्ण आएगा, ये होता है। अब देखो उष्ण दोनों में होता है, समशीतोष्ण दोनों में होता है, शीतोष्ण दोनों में होता है, ठीक है। तो आर्कटिक वृत्तों के बीच का क्षेत्र होता है, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है। शीतोष्ण क्या होता है, सबसे ठंडा होता है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, याद रखना है हमको ये चीज़। देखो ज्वार के बारे में पढ़ेंगे, तो ज्वार क्या होता है, बृहद ज्वार, ये तब घटित होते हैं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की सीधी रेखा में होती है, ठीक है। ज्वार भाटा समुद्र के जल में स्तर में आवधिक वृद्धि और गिरावट है, ये पृथ्वी के महासागरों पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। फिर आता है निम्न ज्वार, ये तब घटित होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के लंबवत संरेखण, वहां तो सीधी रेखा में थी, यहाँ क्या थी, लंबवत, तब जाके निम्न ज्वार आएगा, ठीक है। फिर आते हैं उतार चढ़ या बाढ़, उतार या बाढ़ ज्वार। निम्न ज्वार से उच्च ज्वार में परिवर्तन को बाढ़ या प्रवाह कहा जाता है, उच्च ज्वार से निम्न ज्वार में परिवर्तन को भाटा ज्वार कहा जाता है। दैनिक ज्वार, एक दिन में एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार आता है, दैनिक ज्वार बोलते हैं उसको। अर्धदैनिक ज्वार क्या होता है, एक दिन में 2 उच्च और 2 निम्न आने, 2 उच्च और 2 निम्न के बीच कितना होगा, 12 घंटे 25 मिनट, और एक उच्च और एक निम्न के बीच 6 घंटे 12 मिनट, ठीक है। अब आ जाते हैं ज्वारीय ऊर्जा। एक महाद्वीपीय शेल्फ चौड़े होते हैं, वहाँ ज्वार ऊंचे होते हैं, ठीक है। जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ होते हैं, चौड़े होते हैं और उच्च होती है, ज्वार वहाँ ऊंचे होते हैं जहाँ भौगोलिक संरचना की आकृति की फुनलन जैसी होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न समुद्री ज्वार भाटे के नियमित और शक्तिशाली उतार चढ़ाव का उपयोग करके बिजली का उत्पन्न किया जाता है। हमारे यहाँ रावत भाटा में किया जाता है, ठीक है, बिजली उत्पन्न की जाती है, चंबल से की जाती है यहाँ पर एमपी में अंदर, और चंबल से ही वहाँ की जाती है, कहाँ, कोटा के अंदर। चंबल पे बहुत बड़ा लग रहा है रावत भाटा, है ना, मतलब बहुत बड़ा जल विद्युत का वो लग रहा है संयंत्र, तो याद रखेंगे ये चीज़ भी हम लोग। इस तरीके से की जाती है। देखो जब लहरें आती हैं तो इनको, ये टरबाइन घूमते हैं, तो इससे क्या है, बिजली का उत्पादन होता है। तो गाइज आज का जो हमारा चैप्टर था वो यहीं एंड होता है। बाकी का जो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, पृथ्वी की क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करें बार बार, मल्टीपल टाइम्स, और रिवाइज़ करें एंड इसको वीडियो ले बार बार। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो एक्सप्लेनेशन में कुछ मिले, और इनमें फैक्ट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फैक्ट्स अगर हमको याद रहेंगे तो हम इसको, इनका हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे, हम एलिमिनेट भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।